नमस्कार। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैक्टर एनालिसिस, मीनिंग, मैकेनिज्म और एप्लीकेशंस के बारे में। आई एम डॉक्टर अरुण मित्तल। फैक्टर एनालिसिस, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं रिसर्च के अंदर, जो हम जनरली हम जब भी कोई मार्केटिंग रिसर्च या मल्टीवेरिएट डेटा एनालिसिस या इवन मार्केटिंग एनालिटिक्स की बुक पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बहुत ही कॉमन, मतलब हम लोग उस टर्म को पढ़ते हैं, लेकिन इसके इन डेप्थ मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इसके जो एप्लीकेशंस हैं, हम ये सोचेंगे कि आई डोंट नो वेयर इट इज़ एप्लीकेबल, व्हाई वी आर रीडिंग इट। सो in this particular video, my purpose of whole discussion is around what is factor analysis, why we use factor analysis, and how we use factor analysis. I am not using any numerical example at this level, but in future I will use a numerical example also. But since the menu of factor analysis numerical output is quite huge, large, so it is important to first understand why we use, हम use इसको क्यों करते हैं, फैक्टर एनालिसिस को हम यूज़ ही क्यों करते हैं और इसका मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार ये हमारी हेल्प करता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर एनालिसिस का मीनिंग क्या है। फैक्टर एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी अमंग ऑब्जर्व्ड correlated variables in terms of a potentially lower number of unobserved variables called factors। तो आई होप कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस ये जो डेफिनेशंस है ना, जितनी भी हमारे स्टैटिस्टिकल वेबसाइट्स पे, बुक्स में, उनसे हार्डली हम समझ पाते हैं कि ये है क्या। लेकिन मैंने कुछ बोल्ड, कुछ हाईलाइट किया है और कुछ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इससे हमें कुछ कुछ ऐसा समझ आ रहा है कि कुछ वेरिएबल्स को हम लोअर नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, हम उनको लोअर नंबर ऑफ वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर इतनी भी बात हमारी समझ में आ गई है तो आई थिंक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे कि ये डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी और ये सब एक बार छोड़ दीजिए, एक तो ऑब्जर्व्ड इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्जर्व्ड कोरिलेटेड वेरिएबल्स कोरिलेटेड होंगे आपस में। तो मान लीजिए अगर हम छोटा सा एक एग्जांपल लें, मान लीजिए 12 वेरिएबल हैं आपके पास, ठीक है। 12 वेरिएबल्स को आपस में आपने कोरिलेट किया और आपने देखा कि ये 4 वेरिएबल आपस में ज़्यादा कोरिलेटेड हैं, ये 5 से लेके 8 तक के ज़्यादा कोरिलेटेड हैं एक दूसरे से, और 9 से लेके 12 तक वाले आपस में ज़्यादा कोरिलेटेड। आपने 3 ग्रुप बना लिए वेरिएबल्स के, ठीक है। 3 ग्रुप कैसे बनाए? कोरिलेशन के बेसिस पे। अब वो कोरिलेशन तो एक बहुत ही सिंपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है और मैंने अपने कोरिलेशन के वीडियो में बताया भी था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कि कोरिलेशन जो है वो टेक्निक वो बाइवेरिएट चलता है। हम कैनोनिकल कोरिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, वो बाइवेरिएट चलता है। तो अगर बाइवेरिएट कोरिलेशन चलता है तो फिर 4 वेरिएबल्स का एक कोरिलेशन हमें कैसे पता चलेगा हाईली कोरिलेटेड है। चलो मान लो हमने एक अंदाज़ा कर लिया ऐसा कि भाई 0.5 से ऊपर, 0.45, 6 से ऊपर के जो वेरिएबल जहाँ कोरिलेट हो रहे हैं वो हमने ले लिए, और हमने 12 वेरिएबल्स को कोरिलेशन के बेसिस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। आपको पता है अगर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की डेप्थ को छोड़ दें तो यही फैक्टर एनालिसिस है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हमने 3 ग्रुप्स में बनाया और उन 3 ग्रुप्स का हमने एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल, उसको एक नाम दे दिया। उसको अब हमारे पास 12 से कितने हो गए? 3 हो गए। पहले हमारे पास 12 थे, अब हो गए 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वेरिएबल्स को कंप्रेस कर दिया, वेरिएबल्स को स्मॉल कर दिया, कम कर दिया, डायमेंशन रिडक्शन कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब हम उनको बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। तो अगर हम इस अप्रोच से काम करते हैं तो हम इसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी, वो स्टेप वाइज हम समझते हैं। तो नेक्स्ट हम अगर बात करें तो आता है कि फैक्टर एनालिसिस अ वे टू कंडेंस द डेटा इन मैनी वेरिएबल्स इनटू जस्ट अ फ्यू वेरिएबल्स, ठीक है। ये वही बात है, रिपीट हो रही है। द टेक्निक इज कॉल्ड डायमेंशन रिडक्शन। द वेरिएबल्स कैन बी रिड्यूस्ड इन कंस्ट्रक्ट्स, फैक्टर्स और कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये मैं आपको वोकेबलरी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि फैक्टर्स, कंपोनेंट्स और कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं,
लेटेंट और मैनिफेस्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टेक्निक इज नोन एज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस कई तरीके से हम लगा सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन और एक जिसको हम कहते हैं वाइडली एक्सेप्टेड टेक्निक है। जैसे आप मीन लगाते हैं ना, तो मीन में अर्थमेटिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। 99% हम ये समझते हैं कि मीन मतलब अर्थमेटिक मीन। इसी तरह फैक्टर एनालिसिस, जबकि मैं आपको बताऊं कि ये जो फैक्टर एनालिसिस हम कर रहे हैं इसका नाम भी एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है, ईएफए बोलते हैं शॉर्ट में। तो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस को करने की जो टेक्निक है उसका नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि पिछले स्लाइड में हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं वेरिएबिलिटी की। वेरिएबिलिटी, टोटल जो वेरिएबिलिटी है, टोटल जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबिलिटी है, जब हमने 3 फैक्टर बनाए 12 वेरिएबल से, तो सबसे पहले जो फैक्टर आएगा वो सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। इसका मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो हमारा। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का मतलब है कि सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन करने वाला फैक्टर सबसे पहले आएगा। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा नॉन टेक्निकल हम इसको कर सकें डिस्कशन को, उतना ज़्यादा हम इसको नॉन टेक्निकल में रखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, उससे काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम चलते हैं मैकेनिज्म में कि वोकेबलरी में कि ये लेटेंट वेरिएबल और मैनिफेस्ट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वी ऑफन मेजर थिंग्स दैट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। जैसे मान लो कि आप किसी से पूछें कि आर यू सेटिस्फाइड, तो ये बहुत ही ऐसी टर्म हो गई कि सेटिस्फैक्शन क्या मेज़र हुआ, वो कहेगा हाँ ना, कांट से, इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ, उससे नहीं हूँ, ये होता है तो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो होता है तो नहीं मिलता। तो यानी कि आप इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। लॉयल्टी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसी तरह से ब्रांड इक्विटी को आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। सो वी नीड टू हैव अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर दिस। जैसे मैंने इस में एग्जांपल लिया है, आपको नीचे दिख भी रहा होगा, लाइकिंग ऑफ टी, लाइकिंग फॉर टी। कि किसी आदमी को आप ये पूछ रहे हैं कि क्या आप चाय लाइक करते हैं, तो वो कितनी लाइक करता है, किस फॉर्म में लाइक करता है, कितना इन्वॉल्व है चाय के साथ लाइकिंग या डिसलाइकिंग में। जैसे आई लाइक टी वेरी मच, ये एग्जांपल भी मैंने इसीलिए लिया है कि मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मुझे चाय खरीदना भी पसंद है। मैं चाय पे स्पेंड करते हुए नहीं सोचता कि कौन सा बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत ख़राब ब्रांड। इफ़ मैं कहीं घूमने गया, जैसे किसी ऊटी गए घूमने, तो वहाँ से बढ़िया बढ़िया चाय अलग अलग टाइप की लेके आए, तो या ग्रीन टी भी, मुझे वैरायटी ऑफ ग्रीन टी जैसे लेमन ट्विस्ट और इस तरह की तुलसी, जिंजर, ये आई लाइक वेरी मच। तो मेरा जो लाइकिंग ऑफ टी है वो काफ़ी हाई स्कोर है और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट से आप लाइकिंग ऑफ टी, सेटिस्फैक्शन या लॉयल्टी को मेजर नहीं कर सकते, ब्रांड इक्विटी को मेजर नहीं कर सकते। तो हमें एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, लिस्ट ऑफ आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है। अब समस्या ये है कि हम बार बार एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल, आइटम, स्टेटमेंट, कंस्ट्रक्ट, फैक्टर, कंपोनेंट, ये सब बहुत ही कंफ्यूज करने वाले हैं। तो चलिए पहले इनको सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये जो एक स्लाइड है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल मतलब सॉर्ट आउट हो जाए आपके, आपको इनको रटना पड़ेगा। जो डायरेक्टली मेजरेबल है, डायरेक्टली क्या मेजरेबल है, जैसे आपने पूछा डू यू ऑफन टेक बेड टी, डू यू ऑफन टेक बेड टी, या डू यू टेक बेड टी, या आई टेक बेड टी, ठीक है। स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री, आपने रेट कराया इसको। इसके लिए हमारे पास रेटिंग स्केल ही होना चाहिए फैक्टर एनालिसिस के लिए। तो आपने इसको रेट कराया, आई टेक बेड टी रेगुलरली, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, इस पे सामने वाले को आंसर करना है। तो ये तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं ना इस स्टेटमेंट को। तो इसको हम बोलेंगे आइटम, मैनिफेस्ट वेरिएबल, ये वेरिएबल वर्ड इसमें रह गया, वेरिएबल डाल सकते हैं आप यहाँ। मैनिफेस्ट वेरिएबल, स्टेटमेंट या वेरिएबल, अकेला जो वेरिएबल वर्ड अगर यूज करते हैं तो हम आइटम के लिए करते हैं, और मैनिफेस्ट वेरिएबल यूज करते हैं तो वो भी आइटम ही है। लेटेंट वेरिएबल जब यूज करते हैं तो वो कॉन्स्ट्रक्ट है। तो इसीलिए मैंने राइट साइड में लिखा हुआ है समथिंग विच कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजरेबल, विच इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द आइटम और मैनिफेस्ट वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं फैक्टर, लेटेंट वेरिएबल, कंपोनेंट और
कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, आगे मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए लाइकिंग फॉर टी के लिए, तो काफ़ी इससे क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। जैसे कि टी कंजम्पशन, ये क्या है, ये हमारा लेटेंट वेरिएबल है, इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते टी कंजम्पशन को। आप पूछें किसी से डू यू कंज्यूम टी या आई कंज्यूम टी, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, डिसएग्री, लाइक दैट। तो एक स्टेटमेंट से कोई खास हमें पता नहीं लग रहा, हम बहुत अ, इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर भी मैं आऊँगा बाद में, हम कुछ इंटेंस इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। तो फिर मैं उससे पूछ रहा हूँ आई लाइक टी, आई फील प्लीज व्हेन समवन ऑफर्स मी टी, I take tea regularly. Taking tea is an essential component of my routine. I do not have any control over number of cups of tea I take. ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरा कंट्रोल नहीं है, मतलब 5-6 चाय लगभग हो जाती हैं, जबकि हर रोज़ ये सोच के चलते हैं कि आज कम चाय लेनी है। हर रोज़ ये सोचते हैं कि सुबह सुबह नींबू पानी लेंगे, चाय नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। ठीक है, मे बी बहुत सारे लोग पॉइंट नंबर 5 में डिसएग्री भी करें, ऐसा नहीं है कि एग्री ही करेंगे। तो ये जब हम एनालिसिस करेंगे ना, तो ये ड्रॉप हो जाएगी स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आई लाइक टी, आई फील प्लीज व्हेन समवन ऑफर्स मी टी, आई टेक टी रेगुलरली एंड टेकिंग टी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ माई रूटीन। अब एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होता है जब मेरे पीएचडी स्कॉलर्स भी हैं, वो भी अपना क्वेश्चनर फ्लोट करते हैं, मैं भी अपना क्वेश्चनर फ्लोट करता हूँ। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ हर रोज़ होता है। हमारे पास 4-5-6 ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं लोगों के व्हाट्सएप पे या मेल में कि आपने क्वेश्चनर गलत बना दिया, ये तो स्टेटमेंट सिमिलर हैं, ये तो मिलती जुलती स्टेटमेंट हैं। तो ये पर्पसफुली ही बनाई जाती है मिलती जुलती स्टेटमेंट्स, क्योंकि हम अलग अलग डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारा अम्ब्रेला तो एक ही है ना, टी कंजम्पशन। तो टी कंजम्पशन में तो टी कंजम्पशन ही पूछेंगे, हम ये तो नहीं पूछेंगे आई हेट कॉफ़ी, है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है, या आई लाइक कॉफ़ी। तो मिलती जुलती हैं, लेकिन ये सारी स्टेटमेंट्स अलग हैं, इनके अपने अलग मीनिंग हैं, बट आई एक्सपेक्ट अ हाई कोरिलेशन। तो इसके ऊपर मैंने मैकेनिज्म बना के काम किया हुआ है, तो इनके अंदर एक हाई कोरिलेशन मुझे मिलता है। तो जो राइट साइड में है ये सारे मेरे मैनिफेस्ट वेरिएबल्स हैं जिनको मैं मेजर कर रहा हूँ, और लेफ्ट साइड में मेरा लेटेंट वेरिएबल है। देन आई गो बैक टू द स्लाइड विच आई वॉज डिस्कसिंग। तो ये हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। तो यू कैन नॉट मेजर सेटिस्फैक्शन डायरेक्टली, इट हैज़ मैनी फेसेट्स, हाउएवर यू कैन मेजर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, या जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टी हमने मेजर किए। ठीक है, तो सिमिलरली ये हमने समझ लिया है। फैक्टर, लेटेंट वेरिएबल, कंपोनेंट एंड कंस्ट्रक्ट, ये हमारे सिनोनियम है लेटेंट वेरिएबल के लिए। ठीक है, जिनको हम प्रिडिक्ट करते हैं, एक तरह से प्रिडिक्ट मैं बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें इनबिल्ट रिग्रेशन भी होता है, और इसको हम ग्रुपिंग करके, हमारे आइटम्स की या स्टेटमेंट्स की ग्रुपिंग करके, मैनिफेस्ट वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करके हम इनको बनाते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ग्रुपिंग मैंने दिखाई वो कैसे हुई, वो पहले से नहीं करते ग्रुपिंग हम। EFA का एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस का नाम एक्सप्लोरेटरी इसलिए है कि हम फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं। हम पहले स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उनको फ्लोट कर देंगे, उसके बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आएंगे हम देखेंगे उसके हिसाब से कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, और वहाँ पे फिर हम ग्रुपिंग को बनाते हैं, फिर उस ग्रुप का एक नाम देते हैं। ठीक है, तो ये उसी मैकेनिज्म से बनता है। मैं आपको सारी स्टेटमेंट्स दिखाऊंगा लाइकिंग फॉर टी के लिए, परचेज की भी और एक्सपेंडिचर की भी। तो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ फैक्टर एनालिसिस। ये शायद इसकी हेडिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, आप इसको सही करके पढ़ें। ये मैनिफेस्ट और लेटेंट वेरिएबल का मीनिंग है, तो आप इसको पढ़ लेना। मैं आई वुड ट्राई कि मैं इसको किसी तरह से एडिट कर सकूं, राइट। देन ये मैंने आपको दिखा दिया। अब हम चलते हैं सेकंड कंपोनेंट के ऊपर। सेकंड जो कंपोनेंट बना वो है टी एक्सपेंडिचर। देखिए मैं चाय लाइक तो करता हूँ, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है चाय खरीदने में। ठीक है, तो यानी कि मेरी जो लाइकिंग है ना वो अधूरी है, मतलब उतनी इंटेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने मेजर किया। आई डू नॉट केयर मच अबाउट द कॉस्ट ऑफ, सॉरी एक्सपेंडिचर, परचेज अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है। आई डू नॉट केयर मच अबाउट द कॉस्ट ऑफ टी, मतलब मैं चाय तो लाइक करता हूँ लेकिन मुफ्त की मिल जाए बस। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अगर आप लाइक करते हैं रियल में तो आप स्पेंड भी कर सकते हैं। तो आई डो नॉट केयर मच अबाउट द कॉस्ट ऑफ टी, ये सारे जो स्टेटमेंट हैं ये मेजर होंगी
लिकर्ट स्केल पे, लिकर्ट स्केल तो ये है ही, ये मेजर होंगी 5 पॉइंट स्केल या 7 पॉइंट स्केल एक इंटरवल स्केल पे, और जनरल जो स्टेटमेंट बनी हुई है वो स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री के स्केल के हिसाब से बनी हुई है। आई डो नॉट चेक द प्राइस एंड कंपेयर वाइल बाइंग टी, मतलब मैं ज़्यादा प्राइस वाइस के चक्कर में नहीं पड़ता, मुझे अच्छी लगती है मैं खरीद लेता हूँ। आई कैन पे एक्स्ट्रा फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ टी एंड आई डो नॉट केयर मच अबाउट द कॉस्ट ऑफ टी। अच्छा ये रिपीट हो गया, हम सॉरी, इसको हम लास्ट वाले को डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको डिलीट कर सकते हैं, ये कॉपी पेस्ट करते हुए ना सारे जब सेल सेलेक्ट हुए तो डिलीट हो गए, ये रिपीट हो गया। तो ये 3 स्टेटमेंट इसकी हैं, यानी कि 5 स्टेटमेंट पहले हैं हमारे, 3 ये हैं और 3 इसके बाद हैं, यानी टोटल 11 स्टेटमेंट्स हैं। 5 3 लास्ट वाली को आप इग्नोर करिए, एंड उसके बाद 3 टी परचेज, आई जनरली परचेज टी फ्रॉम द मार्केट। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है तो वो उसको खरीदता है, उसको खरीदने का भी शौक होता है, तो मुझे बहुत पसंद है तो मैं खरीदता हूँ। जैसे आजकल तो ऑनलाइन है, जो भी चीज़ पसंद है आपने ऑनलाइन डाला, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी और ये वो, एंड देन यू ऑर्डर्ड इट फ्रॉम अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ग्रोफर्स और बिग बास्केट, एनी अदर प्लेस, राइट। परचेजिंग टी इज़ अ रूटीन बाइंग फॉर मी, चाहे घर में ख़त्म हुई तो भाई मैं लाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी पसंद की लाऊंगा, मुझे पसंद है। टी इज जनरली ऑन माई ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट, अगर ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट बनती है तो चाय उसमें ज़रूर होती है, चाय खरीदनी है। तो ये है टी परचेज। अब क्या होगा, हम इन सारे वेरिएबल्स को इकट्ठा डालेंगे, ऊपर नीचे भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी टी परचेज वाला, टी लाइकिंग, कहीं भी डालो इसको। गेट द क्वेश्चनेयर फिल्ड, पुट इट इन द सॉफ्टवेयर लाइक SPSS और एनी अदर suitable program, and find out the results, and then with the help of the results we make the categories. So I will take you through a visual walkthrough of the results also once we complete the theory part. तो ये हमारा कॉन्स्ट्रक्ट्स के हिसाब से कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे चलते हैं तो बात करेंगे कि हमारे पास इसके क्या यूजेस हैं, फैक्टर एनालिसिस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला तो है टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। देखिए होता क्या है, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, जो टी वाला एग्जांपल मैंने दिया। आप ये देखिए कि बहुत बार हम क्वेश्चनेयर बनाते हैं और हमें लगता है कि पता नहीं हमारा क्वेश्चनेयर सही है नहीं है, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, क्या है। तो उसके लिए एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस एक बहुत अच्छी टेक्निक है। आप 25 30 40 स्टेटमेंट्स बनाइए, फिर आप किसी एक्सपर्ट से थोड़ा सा सजेशन लीजिए, और उसके बाद ना आप उस स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा ब्रीफ करके 25 30 तक भी रख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद आप एक 50 के सैंपल पे, 50 के डेटा पे, 40 50 के डेटा पे एक सर्वे करिए, पायलट स्टडी टाइप। और पायलट करने में बहुत फॉर्मल नहीं बता रहा हूँ आपको, पायलट करने से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट्स में कॉरलेशन आके क्या आ रहा है, और जो स्टेटमेंट कहीं कॉरलेट नहीं कर रही है आप उन स्टेटमेंट्स को ड्रॉप कर दीजिए। तो मान लीजिए आपने ओरिजिनली 35 40 स्टेटमेंट्स ली, अब आपके एक्सपर्ट ने बोला 5 स्टेटमेंट हटा दो, 35 हो गई। आपने 50 का डेटा कलेक्ट किया, फैक्टर एनालिसिस लगाया, रिलायबिलिटी टेस्ट की, आपको लगा ये 5 स्टेटमेंट 6 स्टेटमेंट बेकार है, आपकी 30 स्टेटमेंट्स बच गई। अब 30 स्टेटमेंट्स पे फाइनल डाटा कलेक्ट करिए, एंड उसके बाद भी स्टेटमेंट ड्रॉप हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनका कोरिलेशन कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा किसी के साथ भी, ठीक है। तो ये एक मेथड, ये एक प्रोसेस आप मार्केटिंग रिसर्च के अंदर या किसी भी बिजनेस रिसर्च के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम यूजेस पे। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, सेट ऑफ वेरिएबल्स, जैसे मैंने रिलायबिलिटी ब्रैकेट में लिखा भी है, तो रिलायबिलिटी का थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो जाएगा। नाउ सेट ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोरिलेशन कितना है आपस में वेरिएबल्स के। अगर आपके 30 वेरिएबल्स 6 या 7 या 8 कॉन्स्ट्रक्ट्स के अंदर आ रहे हैं तो आप उनको एक सूटेबल टाइटल दे सकते हैं। और अब आपको आगे अगर रिग्रेशन अप्लाई करना है, अनोवा अप्लाई करना है, टी टेस्ट लगाना है, तो वो सारा आप उनकी कंबाइंड मीन वैल्यूज़ के ऊपर या फैक्टर स्कोर्स के ऊपर लगा सकते हैं। rather than using 30 all the time, you can use 8 components all the time just after applying the exploratory factor analysis। तो ये डेटा रिडक्शन करता है, आपको स्ट्रक्चर बताता है। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेश्चनेयर टू मेजर एन अंडरलाइंग वेरिएबल, जो आप अपना क्वेश्चनेयर बनाएंगे फैक्टर लगाने के बाद वो फिट हो जाएगा एक तरह से, वो द क्वेश्चनेयर इज फिट
टू कलेक्ट द डेटा फर्दर। ठीक है, फर्दर डेटा कलेक्शन के लिए क्वेश्चनर अब आपका फिट है, आप उससे और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चनर में ये हेल्प करता है। मैंने आपको बताया ना, बहुत बार ऐसा होता है हमें पता नहीं ये स्टेटमेंट सही है गलत है, ये स्टेटमेंट थीम पे जा रही है कि नहीं जा रही है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीएचडी में हम जनरली अडेप्टेड स्केल लेते हैं, या हम अपना पूरा स्केल डेवलपमेंट का प्रोसेस लगाएं, या फिर हम जो स्टैंडर्ड स्केल लेते हैं हम, तो स्टैंडर्ड स्केल जब लेते हैं तो फिर वहाँ पे ये एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस लगाते तो हैं बहुत बार, लेकिन अगर एज इट इज स्टैंडर्ड स्केल ले रहे हैं तो फिर आप कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस लगा के आगे निकल जाइए। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग में आपको ईएफए लगाने की जरूरत नहीं है। तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या इवन पीएचडी स्टूडेंट्स भी जो अपना स्केल से जूझ रहे हैं या जहाँ पे स्केल अवेलेबल नहीं है, वो बिल्कुल ज़रूर एक्सप्लोरेटिव फैक्टर एनालिसिस यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टू रिड्यूस द डेटा सेट फॉर मोर मैनेजेबल डेटा। जो मैंने बताया आपको, कोरिलेटेड वेरिएबल्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, डेटा कम हो जाएगा। डेटा कम का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। पहले 30 वेरिएबल्स हैं, अब आपके पास 8 वेरिएबल्स हैं। उन 8 वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे आएगी, या तो फैक्टर स्कोर से आएगी जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है एसपीएसएस में, या फिर आप हॉरिजॉन्टल मीन निकाल लें, ठीक है, उससे आएगी। तो ये एग्जीक्यूशन पार्ट है, ये हम फिर कभी कर सकते हैं। टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनिटी। देखिए मल्टीकोलिनिटी क्या होती है, मान लो आपने 30 वेरिएबल लिए, लाइकिंग फॉर टी के हमने 11 वेरिएबल लिए। अब हमारा फाइनल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आई एम माई लाइकिंग फॉर टी इज़ वेरी हाई, या आप बोलते हो माई ओवरऑल लाइकिंग फॉर टी इज़ वेरी हाई। ठीक है, स्ट्रांगली एग्री एंड ऑल। तो ओवरऑल जो लाइकिंग है वो एक स्टेटमेंट है। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आपको 11 स्टेटमेंट से, ठीक है, 11 स्टेटमेंट आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 11 हैं, और एक आपका डिपेंडेंट है। आपको रिग्रेशन लगा के इम्पैक्ट देखना है कि 11 में से कौन सी सबसे ज़्यादा ओवरऑल को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, यही देखना चाह रहे हैं हम, रिग्रेशन अगर लगा रहे हैं, इम्पैक्ट अगर देख रहे हैं तो। लेकिन 11 जब आप लगाएंगे ना तो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम आएगी। मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपस में कॉरिलेशन, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप फैक्टर एनालिसिस लगाते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्टर एनालिसिस जब लगाएंगे ना तो टी परचेज, टी एक्सपेंडिचर और टी कंजम्पशन के बीच में जीरो कॉरिलेशन हो जाएगा। तीनों के बीच में कॉरिलेशन खत्म होगा। इनका आपस में कॉरिलेशन होगा, लेकिन ये दूसरे कंस्ट्रक्ट से कॉरिलेटेड, मतलब जीरो हम बोलते हैं फैक्टर स्कोर के हिसाब से जीरो हो जाएगा, बहुत मिनिमम कॉरिलेशन बचेगा, बहुत ही मिनिमम सा। तो आप जब रिग्रेशन लगाएंगे तो मल्टी कोलिनिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि रिग्रेशन जब लगाएंगे तो तीनों अपना अपना कंट्रीब्यूशन देंगे रिग्रेशन में अलग अलग से, लेकिन सब वेरिएबल्स को मिक्स कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ कौन सा किसका एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट है। सो बेटर है कि डेटा को पहले रिड्यूस करें, वेरिएबल्स को पहले कंस्ट्रक्ट्स बनाएं, कंस्ट्रक्ट्स के बाद रिग्रेशन एनालिसिस लगाएं। ठीक है, प्रोवाइडेड देर इज अ स्कोप ऑफ डूइंग दिस एज पर योर ऑब्जेक्टिव, योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वेश्चनर। ठीक है, then we come to the mechanism of factor analysis। मैकेनिज्म की बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, मैं सिर्फ एक रिलायबिलिटी की बात करना चाहता हूँ कि देखिए ये चारों स्टेटमेंट्स का मीनिंग मोरलेस सेम है, जो चारों पॉइंट मैंने लिखे हैं, रिलायबिलिटी, यूनिडायमेंशनलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी। देखिए होता क्या है कि हम कैसे मान लें कि सामने वाले ने जो आंसर किया है वो सही है। क्वेश्चनर का होता है ना डाउट, ऐसे ही लोग टिक कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, तो कैसे मान लें कि वो सही है। तो उसके लिए हम उससे आज पूछें, फिर 10 दिन बाद पूछें, अगर उसका विचार नहीं बदलता तो यानी कि वो सच बोल रहा है। इतना टाइम नहीं है सर्वे बेस मेथड्स में, तो हम उसे 4 स्टेटमेंट अलग अलग एक की तरह की आज ही पूछ लेते हैं, अलग हैं लेकिन मीनिंग मोरलेस सेम है, मिलती जुलती हैं, कॉरिलेटेड हैं, तो हमारी रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश हो जाती है। यूनिडायमेंशनलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी और कन्वर्जेंट वैलिडिटी सब सेम चीज़ें हैं मोर और लेस, कि एक जो कंस्ट्रक्ट हमने बनाया, ये जो कंस्ट्रक्ट हमारा बना, इसके अंदर
आपस में यूनी डायमेंशनलिटी, ये एक ही डायमेंशन को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंट है, ये भी परचेज के बारे में, ये भी परचेज, ये भी परचेज, शॉपिंग परचेज, है ना, कंसिस्टेंसी है। कन्वर्जेंस है, आपस में मैच करते हैं, एक दूसरे को कन्वर्ज करके एक चीज बनाते हैं, कन्वर्जेंट वैलिडिटी हो गया। और रिलायबिलिटी, अगर इसका आंसर 4 और 5 के आसपास है तो इसका भी 4-5 के आसपास है, इसका भी 4-5 के आसपास है, ठीक है। तो ये अगर एस्टेब्लिश हो जाती हैं तो हम मानते हैं कि हमारे फैक्टर एनालिसिस के रिजल्ट्स सही हैं। तो इसमें एक मेजर मैंने दिया हुआ है रिलायबिलिटी, विच शुड बी अबव 0.7। 0.7 से ऊपर अगर इसकी वैल्यू है तो रिलायबिलिटी हम निकालेंगे कॉन्स्ट्रक्ट वाइज, यानी कि इन 3 स्टेटमेंट से निकालेंगे। मैं इसका एक एग्जाम्पल पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट कोई वीडियो में डालूं जिसमें रिलायबिलिटी का एग्जाम्पल हो, जिससे आप समझ पाएँ कि रिलायबिलिटी को हम इवन एक्सेल के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोरिलेशन का ही एक फॉर्म है। देखिए कोरिलेशन इज लाइक लॉर्ड कृष्णा, जब भगवान कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो सब कुछ कोरिलेशन ही है, बस अवतार अलग अलग हैं। रिग्रेशन भी कोरिलेशन है, फैक्टर के अंदर भी कोरिलेशन है, रिलायबिलिटी भी कोरिलेशन है, मैकडॉनल्ड्स ओमेगा भी कोरिलेशन है, सब कोरिलेशन है, ठीक है। तो कोरिलेशन तो मतलब 25 तरह के कोरिलेशन के फॉर्म मिलते हैं। और मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर नीरज कौशिक, जिन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, वो शेयर भी की है उन्होंने, मैं आपसे भी शेयर करूंगा कि कोरिलेशन कैसे कैसे रूप बदलता है और कैसे कैसे रूप में हमारे सामने आता है। तो ये कोरिलेशन ही है बेसिकली, जो वैल्यूज कोरिलेटेड हैं तो उनसे कंस्ट्रक्ट बन गए, नहीं तो नहीं बन पाते, राइट। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद मैं इस वीडियो के साथ नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं आपको फैक्टर एनालिसिस की एक शीट भी शेयर करूँगा, जिसमें पूरा एग्जाम्पल है ये लाइकिंग ऑफ टी पे, और पूरा क्वेश्चनर भी है लाइकिंग ऑफ टी पे, और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है KMO और रिलायबिलिटी और इन सब पे। तो एप्लीकेशंस हमारे सामने यही हैं, जैसे HRM में हम सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय बर्नआउट के रीजंस, इन सब पे स्टडी करते हैं, जहाँ पे एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ वेरिएबल्स है। तो उतने वेरिएबल्स को हम हैंडल नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे, फैक्टर लगाएंगे। मार्केटिंग में वही है, लॉयल्टी है, एडवर्टाइजिंग के इम्पैक्ट हो सकते हैं, सेटिस्फैक्शन, परसेप्शन, लाइकिंग, वो नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, एटीट्यूड, इंटेंशन। सो मेनली साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के अंदर हम फैक्टर एनालिसिस को यूज़ करते हैं। तो बिहेवियरल फाइनेंस में भी यूज होता है, और बिहेवियरल फाइनेंस में तो बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है इसका, जो बिहेवियरल बायसेस हैं, जिसमें एट्रीब्यूशन है, और जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत सारी बायसेस हैं, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रही हैं बिहेवियर फाइनेंस में। उन सारी बायसेस के अंदर ये यूज़ होता है। हर्ड बिहेवियर के अंदर ये भी एक बायस है। तो काफ़ी फैक्टर एनालिसिस EFA यूज़ होता है। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि डेटा बिखरा हुआ है, डेटा समझ में नहीं आ रहा है, डेटा एक किसी थीम के अंडर नहीं आ रहा है, वहाँ आप एक बार फैक्टर एनालिसिस लगा के देखिए, you will get very good results. At least you will get the insights from the data. So thank you very much for listening, and I've given my email ID and phone number. Please do not call, just do WhatsApp. That's my first priority. If you have any doubts about this video, and or you need any additional information, or you want me to make more videos on this topic. Thank you very much. Bye. Wish you all the best.